Assalamualaikum. Hello बच्चों, how are you? My name is Gulrez Ahmed. This is my channel Gulrez Excellent Classes. हम आज 16 लेक्चर करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इतना लंबा खींचता चला गया है। खैर, जो भी है, मस्ट कंप्लीट करते हैं इसको। 16 एंड 17 मैंने कल भी बोल दिया था कि 17 तक भी जा सकता है, वो एक अंदाजा था और वही हुआ भी कि 17 में भी हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह की बात भी तो करनी है, एनसीईआरटी वगैरह की बात करनी है, तो एक लेक्चर तो और लेना ही पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हमें जो टारगेट टॉपिक रखा है, यानी जो हमारा आज का गोल है, टारगेट टॉपिक्स जो है आज करने हैं। पहली बात कि लिपिड में जो हमारा बचा हुआ था ग्लिसरॉल क्या चीज़ होता है, उन सब चीज़ों के बारे में, यानी हमको एक टिपिकल फैट को बना के देखना। यहाँ तो हमें एक फैट पढ़ना ही है, पहला टॉपिक। उसके बाद हम लोग फैट में हम लोग बहुत सारी तरह के फैट्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग न्यूक्लिक एसिड को भी करते हैं। ये लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये 13 मेगापिक्सल इसका भी है, इसलिए आता गया 13 इसका भी है। नहीं, अब ये ना 50 से कम का मुझे इसलिए नहीं लेना है, इसको ज़्यादा की लेना है। आई थिंक चलो रिकॉर्ड हो रहा है इस बात को भी। मैं क्या, उसकी वजह क्या है कि जो पर्पस है वो भी तो पूरा होना चाहिए। अगर क्लैरिटी रहेगी तो ही तो फ़ायदा रहेगा देखने में, लिखने में। कभी कभी इसमें दिक्कत हो जाता है। दूसरी चीज़ की, जब हमने इसको लिया था ना, तब हमको ऐसे ही चले गए, हमें कोई आइडिया नहीं था उस टाइम में, इसलिए ऐसे चले गए। बहरहाल हम दूसरी बात करने चाह रहे थे कि एमईओ का सिलेबस अपडेट हो सकता है, तो नवंबर है, सर्च मार लेना साइट पे जाके। पैरा का है, बीएससी का क्या सिलेबस रहता है, और सिलेबस बताना। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, याद भी नहीं रहता कि मैं हर कोर्सेज का सेलेक्ट करूँ। एक नीट का तो हम देखते हैं कि कोई फेमस एग्ज़ाम है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा ऐड हुआ, क्या हुआ। अब एमयू का नहीं होता, एक तो एमयू में बड़े अंदर अंदर जाके खोलना पड़ता है, जल्दी से नहीं आता है। ऐसा होता नहीं कि जनरली नीट एकदम से इन्फॉर्म कर देगा, वो अखबारों के जरिए, न्यूज़ के जरिए कि हाँ सिलेबस अपडेट हुआ है। एमयू नहीं करता ना, इसलिए इसका ध्यान देना सब कि बाद में ये सर ये नहीं आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा। कुछ और भी चीज़ें हैं इसके अलावा जिसको पढ़ना होता है। अगर मैं पढ़ाने से पहले मैं इसको बात कर रहा हूँ कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो है ही, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो रहेगा रहेगा। अब ये 75 का ही होता है, चाहे कोई सा भी 75 का ही होता है, अगर कोई सा भी बीएससी हो, ये 75 का ही रहेगा। बीएससी ऑनर्स की अगर मैं बात करता हूँ, ऑनर्स की, तो वहां पे प्लस हो जाएगा आपका इंग्लिश 25 नंबर का। ग्रामर वगैरह आता है, सिर्फ ग्रामर, वर्ड मीनिंग आता है, अपोजिट वर्ड, इस तरीके की चीज़ें आती है। और इसमें जाते हैं नर्सिंग वगैरह में, तो नर्सिंग एपिटेट एक करके सब्जेक्ट होता है, एटीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ऐसे कुछ होता है सब्जेक्ट, नर्सिंग करके होता है। बाकी और में भी किसी में जीके होता है, किसी में होता है। ये 25 नंबर ये जो है ना, ये चेंज होता रहता है, तो इसके बारे में पता करके तैयारी करना, एकदम अंधेरे में लाठी मत मारना। और से मैं, मेरी ये कोशिश है कि तुम इसको ज़्यादा अच्छे से करो। अच्छा, नहीं पता था। तो वही 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 कह रहा हूँ। अच्छा, कोई चेंज भी होता रहता है उसके अंदर, खुद का जो सिलेबस है उस सब्जेक्ट का, उसमें भी चेंज आता रहता है, इधर भी चेंज आता रहता है। किसी साल सिर्फ 12th का आएगा, किसी साल सिर्फ 11th का आएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जिसके बारे में आपको पहले इन्फॉर्म रहेगा, तो आप तैयारी करेंगे। पता चला कि आपने 12th वाला पे ज़्यादा ध्यान दिया, 11th वाला आ गया इस साल। तो वो अपडेट जो दे रहे हैं, चैप्टर्स के अपडेट्स होते हैं, कुछ जो चैप्टर्स होता है, क्योंकि उसमें फुल सिलेबस का नहीं होता। बीएससी में तो होता है ऑनर्स में, इधर फुल सिलेबस सिलेबस का नहीं होता। उसमें कुछ कटते हैं, कुछ रहते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करोगे फायदा होगा। दूसरी चीज़ कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये ऐसा एक कोर्स है जो मैं बी ग्रेड में मान रहा हूँ या सी ग्रेड में मान रहा हूँ। कोर्स बीएससी ऑनर्स तो ठीक भी है, मैं रिकमेंड तो कहूँगा कि तुम इसको अच्छे से करो और 500 नंबर लेके आओ। किसी कॉलेज से बीएमएस या बीओएमएस करो एटलीस्ट। अगर एमबीबीएस, जो लोग कह रहा हूँ, जो लोग एमबीबीएस को लगता है कि मेरे से नहीं होगा क्रैक, तो वो लोगों को उधर जाए, कोशिश करें। तुम, यह है कि घर में है चचा की लैब बनी हुई है तो कोई बात नहीं, कर लो।
पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा ये अंडर में काम करना पड़ता है ना, पहले किसी भी इंसान के अंडर में रहना पड़ता है। तो एक होता नहीं कि हम रूलिंग रूलिंग नहीं है इसमें। जैसे तुम अभी स्टूडेंट की तरह ट्रीट हो रहे हो ना, उसमें ताउम्र उसी तरीके से ट्रीट होते रहोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, पैसे तो भाई है क्योंकि बीमार लोग होंगे, टेस्ट करवाएँगे, जहाँ पे कोई ना कोई काम तो चलता ही रहता है, कोई भूखा मर नहीं रहा है। ये कोर्सेज़ जो है मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ हैं, अभी तो वो चलेगा चलेगा क्या, अभी क्या 50 साल तक भी फीका नहीं पड़ने वाला। और ये फीका पड़ेगा ही क्यों कि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे-वैसे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे। तो इसमें कोई राय नहीं, फीका क्यों पड़ेगा? पॉपुलेशन बढ़ने से कंपनी पर असर पड़ता है। नंबर ऑफ पेशेंट पे तो और इज़ाफ़ा हो रहा है। तो काम इधर डॉक्टर बनते हैं या जो भी बनते हैं, डॉक्टर या मेडिकल ऑफ़िसर कोई भी, इधर नंबर ऑफ पेशेंट हज़ारों की तादाद में और बढ़ जाते हैं। एक डॉक्टर बढ़ता है, तो 10,000 मरीज़ बढ़ते हैं हर साल, तो कभी फीका नहीं पड़ेगा। मतलब वो बता रहा हूँ कि अगर ओवरऑल एक डॉक्टर अगर इंक्रीज़ होता है, तो 10,000 मरीज़ इंक्रीज़ होते हैं। तो इससे फीका नहीं जाने का। उसका फीका जाने का तभी है कि जब गवर्नमेंट क्या करे ना, एक ही साथ मतलब जितनी सीट है ना, 4 गुना सीट कर दे मेडिकल का। जैसे ओवरऑल जो है 1,05,000 1,08,000 सीट है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, सीधा 4.5 लाख कर दे चाइना टाइप का, तो कम हो सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी। चाइना में 4-5 लाख है ना सीट्स, उसकी आबादी में हमारी इतनी ही है, तुम जानते हो, लेकिन उसकी सीट 4-5 लाख है मेडिकल में गवर्नमेंट। तो इसीलिए वहाँ बड़ा थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है वहाँ के लोग, थोड़ा-सा प्रेशर में कम रहते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा प्रेशर। डॉक्टर बनने के लिए हमारे यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। इंजीनियर बनना बहुत आसान है थोड़ा उससे कंपेयर में, वहाँ पे डॉक्टर्स का ऐसा है, सीट बात है। इंजीनियरिंग का पूछो मत कितना होगा, टेक्नोलॉजी वैसे भी बहुत आगे है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा होगा उसके बाद। पड़ोसी मुल्क है हमारा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आगे है इस मसले में। लेकिन हमारा कंपेयर सिर्फ़ पाकिस्तान से होता है। अब बिल्ली बहादुर बनेगी चूहे के सामने तो हमेशा उसको तो लगेगी कि वो बहादुर ही है। कुत्ता आ जाता है तो देखो बिल्ली का क्या हाल होता है। वही वाला। तो बताइए कि जब भी ये न्यूज़ चैनल खासकर मीडिया, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया जो है ना, वो इतनी बुरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाती है, किसी को तारीफ करना चाहती है, बिला वजह तारीफ कर ली। जैसे ब्रिक्स अभी सबमिट हो रहा, ये याद रखना ब्रिक्स समिट कब होता है, जीके ओके में आ सकता है किसी इधर ये सब एग्जामों में। तो ब्रिक्स समिट हुआ ना रसिया में आज साल, ये क्या था, रशिया दूसरी बार किया ब्रिक्स समिट 2024, कौन सा 22 और 23 अक्टूबर का। ये क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे बीएससी के अंदर भी बन सकते हैं और इधर भी बन सकते हैं, 11th एंट्रेंस वगैरह में भी बन सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन बना नहीं होगा, अभी नए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरीके का ज़्यादा प्रोफिट है, तुम देखोगे एमयू के किसी न किसी एग्जाम में तो मिलेगा तुमको बड़ी क्लास में। तो ब्रिक्स में ये लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं, मोदी मिले पुतिन से, मोदी छा गए, जैसे लेके वो समिट में सिर्फ मोदी ही थे और बाकी सब जो है आगे इनकी भाषण सुन रहे थे। पुतिन ने कहा कि हम समिट का भाषण हिंदी में होगा, क्यों कहेंगे भाई, बाकियों को समझ में नहीं आएगा, क्यों कहेंगे, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको आती है इंग्लिश, तो इंग्लिश में कहेंगे, क्या बकवास। और बड़ी बड़ी चैनल, मुझे इंडिया के किसी भी टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे इतना भी भरोसा नहीं है कि वो बोल रहा है सच ही बोल रहा होगा। जब भी कोई हमारे फेवर की भी बात कर रहा होता है ना, तो भी मैं बकवास कर रहा होगा, चलो मैं अपना कोई यूट्यूबर को देखते हैं, जैसे कई सारे यूट्यूबर हैं, उनको देखते हैं और वो अगर कह रहा है तब यकीन कर लेते हैं, वरना चाहे एनडीटी टीवी हो, चाहे वो आज तक हो, आज तक का तो कभी यकीन कर नहीं सकते। और एक और है, कौन सा है, इंडिया टीवी, जितने भी चैनल्स हैं प्रोपेगेंडे में है, मतलब खबर नहीं सुना रहे होते, नफरत फैला रहे होते हैं, किसी ना किसी के बुराई कर रहे होते हैं, खबर नहीं होते किसी ना, आज अच्छाई तो सिर्फ मोदी के अलावा किसी के नहीं कर रहे होते हैं, या फिर अपना तो मुझे लगता है कि आरएसएस वगैरह ही आ गए हैं सब, वो आरएसएस के ही आदमी है सब, और वो आके भरे हुए हैं। पर देखेंगे यूट्यूब वाले सुनेंगे, लेकिन बात तो सही कह रहा हूँ मैं, और कोई बात गलत हो जाए तो बताओ कि इस तरीके से न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं यार। कभी न्यूज़ मैं सुनता हूँ कह रहे चिल्ला रहा है भेड़े की तरह, और एक तरफा चिल्ला रहा है और झूठ चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बोल देता, इसराइल को मिला हमास का खजाना, अमेरिका कह रहा है कहाँ कोई खजाना मिला है, क्या बकवास कर रहे हैं सब यार। तो देखो लेक्चर 16 में हम लोग करने वाले हैं, सिलेबस तुम चेक कर लेना आज और बताना सा मुझे।
फैट और न्यूक्लिक एसिड से बात करने। तो हमारा फैट चल रहा था और फैट में हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात कर चुके थे। कोलेस्ट्रॉल में एक रिंग होता है, क्या नाम है, साइक्लो प्रोपेनो फेना एंथ्रासिन रिंग, सीपीपी रिंग कहते हैं हम उसको, याद रख, नहीं लिखा थे। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की जो रिंग है ना, कोलेस्ट्रॉल की जो रिंग है, कोलेस्ट्रॉल में एक रिंग है, रिंग का नाम शायद नहीं लिखा था, उस रिंग का नाम है सीपीपी। सीपीपी साइक्लो प्रोपेनो फेना एंथ्रासिन रिंग। अब अब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे ग्लिसरॉल की बात करने वाले हैं। देखो लिखने पे उतना नहीं जोर देना, आराम से बाद में लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ग्लिसरॉल क्या चीज है, यहां पहुंचते हैं। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल के बारे में सबसे पहले चीज कि ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं हम उसको, नाम से पता चल रहा। प्रोपेन CH2OH 1 हाइड्रोक्सी, CHOH दूसरा हाइड्रोक्सी, CH2OH तीसरा हाइड्रोक्सी, 1 2 3, यानी कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। अगर ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड जोड़ दो तो ये बन जाएगा एक टिपिकल फैट। यहाँ पे फैटी एसिड तुमको जोड़ना है, तब ये क्या बनता है, फैट बनता है। अब हाउ फैटी एसिड इज एड विथ ग्लिसरॉल एंड फॉर्म द टिपिकल फैट दैट नेम इज अ ट्राइग्लिसराइड, इसके बारे में हमको सोचना है। तुम जानते हैं कि हाउ फैट इज फॉर्म, ये हमें इतना पता है कि फैट बनता है कैसे, फॉर्म फैट बनता कैसे। तो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड, एफ का मतलब होता है फैटी एसिड एसिड होगा, तो कह रहे हैं कि हाउ फैटी एसिड, तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। अब बात यहां पे फैटी एसिड पे आता है कि फैटी एसिड है क्या, फैटी एसिड है क्या, फैटी एसिड है क्या। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं, या फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसके लॉन्ग चेन को, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लॉन्ग चेन को तुम फैटी एसिड बोलते हो, उसके लॉन्ग चेन को तुम फैटी एसिड बोलते हो, इसके लॉन्ग चेन को तुम फैटी एसिड बोलते हो। ये एक लॉन्ग सी चेन है, उसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन का ही, हाइड्रोकार्बन का ही चेन होता है, तो हम लोग ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक, ये कार्बन 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 हुआ और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कॉल्ड द फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड के टाइप्स पढ़ना होता है। देखिए हमने क्या है, हम लोग देख रहे हैं, ये है ग्लिसरॉल, देखा, ये ग्लिसरॉल का हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमें देखना क्या है कि फैट कैसे बनता है, हमें पहले से पता है ग्लिसरॉल में अगर फैटी एसिड जोड़ देंगे तो फैट बन जाता है, तो फिर हमें ये जानना जरूरी है ना कि फैटी एसिड क्या होता है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये चेन 2 प्रकार का होता है, फैटी एसिड 2 प्रकार का होता है। एक सबसे पहला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है, पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेट, 2 होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तब सबसे पहले सैचुरेटेड की बात करेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं, फैटी एसिड की बात करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, सिंगल बॉन्डेड होगा, उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम सुना होगा, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। फैटी एसिड यहां पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, यानी सिंगल बॉन्ड
सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा इसके अंदर, इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। तो सिंगल बॉन्डेड भी बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड एसिड है ये, सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल होगा, सिंगल बॉन्ड। अब ये नहीं कि यहाँ की जो कार्बन है, कार्बन C डबल बॉन्ड O, वो सिंगल हो जाएगा, वो नहीं होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड फैटी एसिड हम इसको कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल को याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल में एक लालू मायावती के पब्लिक स्कूल है, उन दोनों ने मिलकर एक स्कूल खोला था, याद है, लालू मायावती पब्लिक स्कूल, लालू मायावती पब्लिक स्कूल, शॉर्ट में यही कहेंगे हम इसको, LMPS, शॉर्ट में तो यही बोलेंगे ना, लालू मायावती पब्लिक स्कूल, शॉर्ट में तो यही बोलते हैं, जैसे APS का, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल तो APS बोलते हैं, तो इसको कहेंगे जो है लिस्टिक, आई थिंक ये लिस्टिक, आई एम सॉरी सर, मिस्टिक नहीं, लॉरिक कहते हैं, लॉरिक, आई एम सॉरी इसको कहते हैं मिस्टिक, एक लॉरिक फैटी एसिड, तो लॉरिक एसिड, मिस्टिक एसिड, इस तरह से तुम याद रखोगे। और इसको बोलेंगे पाल्मेटिक एसिड, नाम सुना होगा, ये सब फैटी एसिड का नाम लिख रहा हूं, सैचुरेटेड पाल्मेटिक एसिड। और जो चौथा होता है वो स्टेरिक एसिड होता है, ये सब क्या है, सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, 12 कार्बन का, 14 कार्बन का, 16 कार्बन का, 18 कार्बन का, इसलिए इस तरीके के रेंज में तुम लिखो, ये 12 कार्बन का है, ये 14 कार्बन का है, ये 16 कार्बन का है, और स्टेरिक 18 कार्बन का है, टोटल कार्बन इसमें इतना है। तो ये तुमको याद रखना है, ये तुमको सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में तुमने बात किया है। अब हमें क्या पढ़ना होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को पढ़ना होगा। चलो ज़्यादा नहीं लिखना, नहीं तो तुम देखोगे नहीं तो बढ़ेगा कैसे फास्ट टाइम। ठीक है, चलो चलो ओके, चलो चलो, अब क्या करेंगे, दूसरा टाइप्स लेते हैं, और दूसरा क्या लेना है हमें, अनसैचुरेटेड, इस तरह साफ साफ लिखते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को लेना है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि अब इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड को कहते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड मौजूद है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डबल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डेड, इसको मैं बोलूंगा डबल बॉन्डेड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्डेड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, वो डबल बॉन्डेड होता है, सिंगल नहीं डबल बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्डेड होता है। देखो कितने इंपॉर्टेंट है क्या, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल, एक कार आती है ओला की कार, ओला की साइट भी आती है जिससे हम लोग भाड़े में मंगा लेते हैं, तो हम याद रखें क्या, ओला, ओला शायद कहते हैं, हमने थोड़ा गंवार पने में कह दिया ओला, ठीक है, समझ लो गंवार कोई औरत है, ओलिक एसिड, उसने बोला ओ फॉर ओलिक एसिड, एल फॉर लिनोलिक एसिड्स, ये दूसरा, दूसरे एल से लिनोलेनिक एसिड्स, बस थोड़ा सा का फर्क है देखना, ये लिक है, लेनिक है, और अरकडन, अराकी, अराकी डोनिक एसिड्स, अराकीडोनिक एसिड्स, ओलिक एसिड, लेनोलिक एसिड्स एंड अराकीडोनिक एसिड्स, अराकीडोनिक एसिड्स। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें,
द नंबर ऑफ कार्बन, ये भी 18, ये भी 18 टोटल कार्बन, ये भी 18, एक सबसे बड़ा ये 20 कार्बन का रैकिटोनिक है, डबल बॉन्डेड है। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, इसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, केवल एक। और इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, इसके अंदर तीन डबल बॉन्ड है। याद रखना आसान है। इसके अंदर चार डबल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला? ओला याद रखो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओला याद रखना है। सैचुरेटेड में तुम लालू और मायावती के पब्लिक स्कूल जो है उसको याद रखना है, और यहाँ ओला याद रखना है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 18 18 18 20, और 1 2 3 4 डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे जब एक ही डबल बॉन्ड होता है ना, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं मूफा। एनसीईआरटी में दे रखा मूफा। और एक से ज्यादा होते हैं डबल बॉन्ड, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे फूफा, नहीं पूफा, फूफा नहीं। मोफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। प्यूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली होगा ना, एक से ज्यादा सैचुरेशन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आने से सैचुरेशन आता है। एक आया है तो मोनो सैचुरेशन कहेंगे, और एक से ज्यादा है तो पॉली बनेगा। डाई ट्राई की कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसलिए एराकिडोनाइट के बारे में एक और चीज कि इसका एक एग्जाम्पल भी, अराकिडोनिक का एक एग्जाम्पल भी है फिश ऑयल के अंदर। फिश ऑयल में तुम्हें मिलेगा क्या? ओमेगा, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ये इसके एग्जाम्पल है। कहां पे मिलेगा? फिश ऑयल में। और तुम्हें मालूम होगा कि स्किन के लिए और हेयर के लिए, दोनों के लिए फिश ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। इसके टैबलेट भी हम पहले खाते थे। इट्स गुड फॉर हेल्थ, वैसे भी बहुत है, हेल्थ पे बहुत अच्छा अच्छा इसका इम्पैक्ट है। गुड फॉर हेल्थ। तो चलो, हमने पढ़ लिया है जब सारे तरह के फैटी एसिड, तो हम लोग बात कर लेते हैं अब फैट को बना के देख ही लेते हैं, मतलब फैट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ग्लिसरॉल तो हमें पहले से पता था। ग्लिसरॉल क्या है? तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। और फैटी एसिड का भी हम कंप्लीट डिटेल जान चुके हैं। लॉन्ग चैन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सबके नाम हमको एनसीईआरटी में जितने जहां कहीं पे भी पढ़े हुए हैं हमने सबको पढ़ लिया और याद भी कर लिया। बहुत आसानी से याद भी रहेगा। एक दो बार रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। यहाँ भले अच्छे से अब पढ़ना है, जो भी है स्लो चला है लेकिन अब तेज भी चलेगा और हम अच्छे से पढ़ेंगे भी बहुत। लेकिन तुम्हारा काम क्या करना है कि अच्छे से इसका रिवीजन करना है, लेक्चर को देखना है, बार रिपीट करना है। अपना मेहनत को जारी करो। 3 महीने तक कोई घर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? जिंदगी में घर नहीं बने सकता। देखो, जून में या मई में, मई मान लो, मई में पेपर होगा, अप्रैल तक टाइम है, 6 महीना तुम्हारे पास है। 6 महीने में किसी भी चच्चा की शादी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मामू की नहीं होनी चाहिए, किसी के कज़न भाई की भी नहीं होनी चाहिए, बहन की भी नहीं होनी चाहिए। और हो भी तो कोई बात नहीं है, अगर पास में है तो चले जाओ, 2 घंटे के है तो 2-3 दिन रह के आना है। मान लिया हाथरस रहती हैं फूफी, तो वहाँ थोड़ी ना जाओगे। फिर वहाँ अगर गए उनके बेटे की शादी में तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, मुश्किल से हो गए। ठीक है,
मुश्किल हो गया। आने वाला टाइम में और बैंड बजना वाली लड़के लोग की, आज देखे ना कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है लड़कियों की, फिट ही नहीं बैठता आदमी। लेकिन आने वाला टाइम में तो और बढ़ेगा, क्योंकि अब लड़कियां पढ़ाना भी शुरू कर दी है, चाहे गांव की हो चाहे कहीं की हो। चलो, हाउ फैट इज फॉर्म, तो हमें फैट बनाना है, 6 महीने तक आपको सिर्फ पढ़ना है, और हम फैट बनाएं। मज़ा तब आएगा ना जब आप रोज के रोज याद करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, तभी तुमको मज़ा आएगा। और पढ़ाई में जिस दिन मज़ा आने लगेगा ना, तब कहना कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। जब तक करें कि अरे ये 3 घंटे की क्लास कब खत्म होगी, जिस दिन जब तक ये दिल में आ रहा है, मतलब तब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही। क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि अगर तुमको समझ में आ रहा है तो इससे ज़्यादा क्रिएटिव तुम्हें कुछ दुनिया में दिखेगा ही नहीं। तुम किसी और में लुभाओगे नहीं, किसी और चीज़ के मुंह में जाओगे नहीं, जितना मज़ा इसके अंदर है। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सब लगेगा, बाकी सब सड़क छाप है, चूहा है, बिल्ली है, ऐसे महसूस होगा बाकी सारी दुनिया। तो तुम उसके पीछे जाओगे नहीं, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं जाओगे। तो भाई जब तक है ना कि हमारे जल्दी से 3 घंटे की क्लास खत्म हो, 4 घंटे की क्लास खत्म हो, घर जाए, उसके बाद कहाँ जाए, घूमने जाए, तब हो। और देखो फैट को कैसे बनाते हैं। फैट में मैं बात करूंगा एक टिपिकल फैट की, एक टिपिकल फैट की। उसमें बात करें तो ग्लिसरॉल को हम लोग फैटी एसिड से जोड़ देते हैं। हम लोग ग्लिसरॉल को फैटी एसिड जोड़ते हैं तो फैट बनता है। तब देखना एक बार, ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड जोड़ते हैं, सिर्फ एक फैटी एसिड केवल। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात नहीं कर रहा हूं, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कौन है, उसकी बात नहीं। कोई भी एक फैटी एसिड को अगर मैं एक ग्लिसरॉल में जोड़ता हूं, तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है मोनोग्लिसराइड। जो उसका नाम है मोनोग्लिसराइड, उसका नाम है मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। अच्छा, एक एक करके ही जुड़ता है, अब ये नहीं कि एक साथ तुम दो जोड़ दो। तब फिर अब जब मोनोग्लिसराइड बन जाता है, तब तुम क्या करते हो, एक और फैटी एसिड को जोड़ते हो। डायरेक्ट ग्लिसरॉल में दो फैटी एसिड नहीं जोड़ सकते, ना जुड़ता है। पहले क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले मोनोग्लिसराइड बनेगा, फिर से एक फैटी एसिड जोड़ोगे, तब तुम्हारे सामने क्या मिलके आएगा, डाइग्लिसराइड आएगा। डाइग्लिसराइड आएगा, डाइग्लिसराइड आएगा। फिर उसके बाद एक फैटी एसिड और जोड़ दोगे, तो फिर क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ये ट्राइग्लिसराइड बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। देखा, बना के दिखाता हूं मैं। ये मेरे पास, ये मेरे पास क्या मौजूद है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। रट लो, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को ही हम लोग ग्लिसरॉल बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल। उसके अंदर क्या जोड़ रहे हैं हम, एक फैटी एसिड को जोड़ रहे हैं। ऐसे कर देता हूं मैं, इस तरह का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। एक फैटी एसिड को मैं जोड़ रहा हूं, क्या बन जाता है, मोनोग्लिसराइड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोग्लिसराइड, ये देखना है तुमको। यहां पे एक जगह से OH को रिमूव कर देगा, यानी कि जब ये बनेगा ना, ये जब जुड़ेगा, तो एक बात तय है कि यहां से वाटर निकलेगा, तो एक OH खर्च हो जाएगा कहीं ना कहीं से। OH मैंने मान लिया कि यहाँ का खत्म हो गया, यहाँ पे बाकी सब पे है, बाकी सब पे है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया है, यहाँ पे
देखो ये चैन है, कैसे? ये वाला H इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इधर का नहीं, ये H इजीली रिमूव हो सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उतनी है नहीं, तो वहां बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर हो चुका है, काफी ज्यादा वीक हो चुका है, तो उधर से टूटेगा तो ये H निकलेगा, ये H निकलेगा तो ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा। और ये वाला जो है ना कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से जो हम बना रहे हैं चैन, तो चैन को हम ऐसे दिखा रहे हैं। अभी थोड़ा देख रहा, थोड़ी देर के लिए देखना, अभी लिखना नहीं इसको, ये देख रहे हो इस तरह का चैन है। अब इस तरह का चैन गंदा लग रहा है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, आर लिख देते हैं। आर का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। अब कितने कार्बन है फिक्स नहीं होता, वो तो कहा जाएगा तब, या वो 1 है 2 है 10 है, इथाइल है मिथाइल है प्रोपाइल है, कुछ भी हो सकता है, ब्यूटाइल है। बस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आर कर देता हूँ, आर। आर एक आर जैसे डाला और ये सब कुछ डाला, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, एक फैटी एसिड जुड़ गया और ये बन क्या गया है मेरे को, मोनोग्लिसराइड बन गया। एक फैटी एसिड और जोड़ना है, एक फैटी एसिड और जोड़ना है, यानी एक फैटी एसिड और जोड़ना है, एक फैटी एसिड और जोड़ना है। अब इस बार इसका जो आर लिखेंगे ना, चलो समझाते हैं इस बात को। तो जैसे यहाँ पे आओगे तो कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सामने क्या बन के मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स ये भी हट गया और अभी तुम्हें यहाँ पे बस खाली OH मिलेगा। बाकी दो जगह पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ खाली। इसको डाइग्लिसराइड बोलते हैं, इसको हम डाइग्लिसराइड बोलते हैं, इसको हम डाइग्लिसराइड बोलते हैं, डाइग्लिसराइड बोलते हैं हम इसको। देख रहे हो, डाइग्लिसराइड, दो स्टर जुड़ गया। वो R1 R2 देना जरूरी है, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं कि फैट ये अलग अलग है, पर ये जरूरी नहीं है। जो फैटी एसिड यहाँ पे है वो यहाँ पे भी हो सकता, लेकिन मैं अलग अलग ले रहा हूँ, अलग अलग ले सकते हैं। और अच्छा क्या है, वेरिएंट चीजें ज्यादा अच्छी होती है, तो अलग अलग फैटी एसिड ले लो। मान लिया एक जगह पे अराकिडोनिक जुड़ा हुआ है और कहीं पे पाल्मेटिक जुड़ा हुआ है, तो कहीं पे अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड ये सब जुड़े हुए हैं, तो मान लेते हैं, मान लेते हैं। मानने में क्या है, मानने में कुछ लगा है क्या? मान लेते हैं कि मैं एक राजा हूं, मानने में क्या है, होता ना, लिखा होगा। एक फैटी एसिड और जोड़ देते हैं हम इसके अंदर, एक फैटी एसिड और जोड़ देते हैं। और जब एक फैटी एसिड और जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, तो दो तो ये था, इसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक टिपिकल फैट है, ट्राइग्लिसराइड एक टिपिकल फैट है, एक फैट है, टिपिकल फैट है, टिपिकल फैट है, टिपिकल फैट है। ट्राइग्लिसराइड एक टिपिकल फैट है, इस तरह का फैट है। ये अगर मैं, अच्छा ये तुमने फैट बनाया, सिंपल फैट बनाया, ग्लिसरॉल से बनाया हुआ है, फैटी एसिड को जोड़ के बनाया हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बन गया। एक टिपिकल फैट का नाम ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, नहीं ट्राइग्लिसराइड में कितना क्या होता है, अगर तुम देखोगे तो ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या चीजें होगा। अगर टिपिकल फैट की बात करें, इसको ट्राइग्लिसराइड कह लेते हैं, या सिंपली हम खाली इसको ना फैट कहते हैं। यहाँ ये बन जाने का मतलब होता है फैट तैयार हो गया है।
ट्राइग्लिसराइड बन जाने का मतलब कि सिंपल एक फैट बन गया, फैट या ट्राइग्लिसराइड नाम है भाई, अलग अलग। तो इसके अंदर एक ग्लिसरॉल है। क्वेश्चन ये पूछता है कि फैट में क्या क्या होता है। एक ग्लिसरॉल होता है टिपिकल फैट में, और 3 फैटी एसिड होता है, क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करता है। हो सकता है वो ट्राइग्लिसराइड के नाम से पूछे, या ये पूछ सकता है ए टिपिकल फैट कंटेन्स या इंक्लूड क्या क्या चीजें होती है। तो ये तुमको याद रखना, 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल होता है। और क्वेश्चन इस बार मैंने दे भी दिया था इस वाले को, तुम छोड़ के आ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, फॉस्फोलिपिड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बहुत सारे सवाल नीट में आते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आने हैं। एमबीबीएस के अंदर भी फॉस्फोलिपिड को तो बहुत डिटेल में ही पढ़ना है, उसकी वजह फॉस्फोलिपिड का, क्योंकि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो वहाँ पे रियल मायनों में फॉस्फोलिपिड का हम एक्शन देख रहे होते हैं, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं वहाँ पे। तो चले हम पढ़ें उसको, पढ़ते हैं। एमबीबीएस की फिजियोलॉजी में है, लेकिन हम उतना नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। पीछे कहाँ जा रहे हैं, हमको तो आगे जाना था। चलो आगे आते हैं, और आगे आने के बाद हमको क्या पढ़ना है, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, अब चूंकि तुम इतना कुछ समझ गए हैं ना, तो फॉस्फोलिपिड समझने में कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी, और ऐसा समझ में आएगा कि हमेशा याद रहेगा। बस यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ देखते जाओ, ये तुम्हारी अपनी इंटरेस्ट की चीज है, ठीक है, अपनी। इसी से शादी होती है, अच्छा, मतलब इसी से घर भी बनता है। फॉस्फोलिपिड से नहीं, मतलब फॉस्फोलिपिड पढ़ने से। फॉस्फोलिपिड में क्या चीज होता है, ग्लिसरॉल के अंदर, ये देखना, ग्लिसर या फिर ग्लिसरॉल बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। डाइग्लिसराइड पढ़े ना, डाइग्लिसराइड तक तो अब जान ही चुके हैं कि क्या होगा इसमें, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स, 2 फैटी एसिड वाला डाइग्लिसराइड। उसके अंदर तुम्हें फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ना है। अब तो बड़ा आसान हो गया समझ में, फॉस्फोरिक एसिड। तो मालूम है फॉस्फोरिक एसिड को कैसे याद रखोगे, फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 4 रास्ते 5 बॉन्ड होते हैं, नाम तो सुना होगा, 4 रास्ते 5 बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल कर दो, डबल कर दिया तो यहाँ पे ओ लगा दिया, और बाकी पे ओ एच डाल दिया, क्या बन गया ये सब कौन से हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। 3 एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता रहता है। फॉस्फोरस के बाद कितने एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन हम इसको बोल लेते हैं, कई सारे नाम है इसके, ठीक है। और ये इस तरीके कॉम्प्लेक्स है, तो इसको डाइग्लिसराइड के साथ जोड़ना है। तो हमारे पास तो डाइग्लिसराइड पहले से पता है कि क्या होना है, डाइग्लिसराइड कैसा होता है, CH2 CH2OH, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे 2 फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ बॉन्ड बनाओ, ये एसिड है तो खाली H देगा, ये OH देगा, और कॉम्प्लेक्स देखो ऐसा बन रहा। हमको लगेगा कि यहाँ पे OH
OH देंगे नहीं, यहाँ पे देंगे नहीं, फिर चेंज हो जाएगा। या फिर चलो मैं OH दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये फॉस्फोलिपिड है, लेकिन ये दूसरी तरह के जनरल फॉस्फोलिपिड नहीं होगा। एक फॉस्फोलिपिड है जिसका नाम है फॉस्फेटिक एसिड। इट इज अ फॉस्फोलिपिड, इट इज अ फॉस्फोलिपिड, एक अलग तरह का फॉस्फोलिपिड है ये। फॉस्फोलिपिड एक ड्राइव लिपिड है, ये भी तुम जानोगे, मॉडिफाइड लिपिड है और ड्राइव लिपिड है। देखो ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से देखो, याद करना, आप क्वेश्चन करूंगा। अच्छा ये भाई एक क्वेश्चन करिए तो वो लड़की जो है उस दिन एब्सेंट कर लिया, हमने उसे कह दिया कल याद करके आना कि भाई क्वेश्चन हम तुमसे करेंगे, उसने एब्सेंट, जनरली कभी एब्सेंट नहीं होती, उस दिन एब्सेंट हुई थी। ठीक है, तो ये भी तुम लोग बता दो, कहीं ऐसा ना तुम लोग भी एब्सेंट हो जाओ। दोनों एक साथ ही एब्सेंट। क्वेश्चन याद करो, पढ़ो। ठीक है, फॉस्फोलिपिड को, ये फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिक है। यहां पे एक बात कह रहा हूं, उसको सुनो। मैंने थोड़ा सा इसीलिए रुका था कि तुम लोग सुनते नहीं हो। यहां पे बात है, ये जो है ना, अगर मैं खाली ये कहूं तो ये फॉस्फेटिक एसिड है, जनरल फॉस्फोलिपिड नहीं है। यानी एक फॉस्फोलिपिड का एक टाइप है। अगर मुझे एक जनरल फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड बनानी है तो हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस पे ध्यान देना। लिखने पे ज्यादा नहीं है, लिख तो तुम बाद में सकते हो, हाँ, लेकिन तुम टाइम बताते हो ताकि उस टाइम क्या देखें, फ्री फायर या पबजी खेल लेंगे तब तक। यार ये अच्छा हुआ कि ये मोबाइल गेम मुझे नहीं आता, वरना मैं भी खेलने लगता, तो मैं भी ये सब नहीं कर पाता। यहां पे एक्स कर दिया, फॉस्फोलिपिड बन गया ये। ठीक है, इस एच को हटाने से, अनचेंज करने से अलग अलग तरह के फॉस्फोलिपिड होते हैं। इसे क्या समझ में आ रहा कि फॉस्फोलिपिड की भी कई सारे वैरायटी है। फॉस्फोलिपिड बनता कैसे है, तो डाइग्लिसराइड में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को डाल देंगे, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। अब इसमें जो कोई एक एच, इस एच को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो इधर का भी हो सकता था कि एच किसी एक एक्स की जगह पे अगर हम चीजों को चेंज करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड में से एक एच हटा लेंगे और वहां पे हम एक्स, मतलब ये अननोन, नॉट ए हेलोजन, ये हेलोजन नहीं है, कोई अननोन चीज है, वेरिएबल चीज है, वेरिएबल अननोन ग्रुप्स है, जहां पे कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है। तो ये मेरे पास एक फॉस्फोलिपिड बन गया है। अगर मैं यहाँ पे एच रख रहा हूं, एक्स की जगह पे एच रख रहा हूं, एक्स की जगह पे एच रख रहा हूं, तो बन रहा है फॉस्फेटिक एसिड। क्या बन रहा है, फॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड। टिक है, टिक 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 है, ये टिक टिक, घोड़ा वाला टिक टिक। ठीक है, और एक और एक्स है। अगर एक्स की जगह पे मैंने CH2, CH2, N, फिर CH3, CH3 और CH3, ये वाला कॉम्प्लेक्स डाल देता हूं, तो बन जाता है लेसिथिन। लेसिथिन बन जाता है। ये क्या है, लेसिथिन। और यही तो पूछा जाता, अगर ये बता दो तो लेसिथिन में, तो बना रहा हूं मैं तुम्हारे सामने लेसिथिन, ये लेसिथिन ग्रुप है, अगर ये डाल दो तो। ये ध्यान देना, CH2 CH2 डैश दिया ना, तो ये वाला CH2 उधर से जुड़ेगा, ए हाँ, इसके साथ CH2 CH2 N, और N के लिखने के बाद चारों तरफ से एक मिथाइल ग्रुप डाल देना। उसकी जो बॉन्ड खाली है N के, तो भाई मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है वो, 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज भी होगा, प्लस चार्ज भी होगा। तो देखोगे केमिस्ट्री के हिसाब से, देखोगे बायो में दे नहीं रखा है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज अगर दे दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक तो यही है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया है, मतलब अपना लोन पेयर दे के किसी के साथ बनाया। और जब कोई सेंट्रल एटम या कोई एटम जो अपना एलिमेंट लोन पेयर दे के बॉन्ड बना रहा, दे रहा है, तो प्लस चार्ज, और ले रहा है
तो -4। ये कॉन्सेप्ट तो केमिकल बॉन्डिंग का होगा। केमिकल बॉन्डिंग तो एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री में कि चाहे सदियां गुजर जाए आदमी भूलता नहीं है उसमें जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसका इस्तेमाल होता रहता है। आगे बात हम करने वाले हैं किसके, लेसेथिन की। तो लेसेथिन कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, तो मेरे सामने एक दिखा रहा हूं लेसेथिन, जो एनसीईआरटी में भी है मौजूद पहले से। सबसे पहले क्या करोगे, CH2 यहाँ पे डालो, O C डबल बॉन्ड O R1 कह देता हूं क्योंकि मैं इसको अलग मान रहा हूं, CHO C डबल बॉन्ड O R2। नहीं भी अगर R1 R2 लिखे, खाली RR भी लिखे तो भी चलेगा, या कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाल देते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन डाल देते हैं तो भी चलेगा। और यहाँ पे है CH2, फिर फास्फोरिक एसिड्स मौजूद है, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड मौजूद है, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, और यहाँ पे X को हटा के उसकी जगह पे हमने क्या डाला है, CH2N। फिर और चेंज करते हैं मार्कर और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे है CH3। सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तुम्हारे इस बायोलॉजी के एनसीईआरटी के बुक में यही दे रखा है, प्लस चार्ज है। इसको कहते हैं लेसेथिन, इसको हम कहते हैं लेसेथिन बोलते हैं हम इसको, लेसेथिन बोलते हैं हम इसको। इसका एक और नाम है 40 डाइल कोलिन, 40 डाइल कोलिन एसिड, थोड़ा खतरनाक सा नाम है। लेसेथिन तो आराम से याद रहेगा। खत्म फैट। जब फैट खत्म हो गया, अब न्यूक्लिक एसिड शुरू कर लेते हैं। एक मिनट, क्या हो गई? गर्मी, थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, फिर गर्मी नहीं लगती है, आती है गर्मी, जाती है। चलो, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं और उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड सबसे लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स शुरू हो जाएगा। तो हम लोग यहीं से दूसरे चैप्टर में कदम रख देंगे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड में दो नाम है ना, हमारे पास दो तरीके का, ज़्यादा अंदर जाके नहीं। हमने न्यूक्लिक एसिड, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, अक्सर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है चार्ज, लेकिन अगर पूछे तो सबसे पहले चार्ज तुम इसका याद रखोगे। चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज है, दो तरह के होता है न्यूक्लिक एसिड। देखो Na से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरह के होता है न्यूक्लिक एसिड, एक होता है DNA और दूसरा होता है RNA। DNA और RNA, DNA और RNA ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। DNA का फुल फॉर्म तुमको मालूम होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं लिख रहा, राइबो न्यूक्लिक एसिड ये भी नहीं लिख रहा, इसे कौन लिखेगा? DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम वायरस। जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर से चलिए सही है। genetic material of all living organism, genetic material of all living organism। और आरएनए बेसिकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है, लेकिन एज ए जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरस में हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जैसे कोविड में था, HIV में है, सार्स में है, कई सारे ऐसे वायरस है जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस हैं उनके अंदर
एज ए जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए पाया जाता है। अब हमें स्ट्रक्चरली देखना है, क्योंकि हमें ये छोटी छोटी बात थोड़ी ना करना, हम 8वीं 9वीं क्लास में थोड़ी ना। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये पढ़ना हमको। डीएनए क्या है? चैन, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे, 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 ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड चैन। अगर देखो और ध्यान से, और ध्यान से, एक स्ट्रैंड को अलग कर लेते हैं, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना देते हैं। ये तो डबल स्ट्रैंडेड था, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया, तो अभी भी तो वही रहेगी। इसके अंदर जब हमने देखेंगे तो ये चैन तो है, लेकिन ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है। चैन तो है, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चैन। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, इसीलिए तो हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बोल रहे हैं। इसीलिए हम इस चैन को क्या बोल रहे थे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन पे तुम न्यूक्लियस एंजाइम, बेसिकली यहाँ पे डीएनएज एंजाइम को खर्च कर दो। डीएनएज एंजाइम को, यहाँ पे एक न्यूक्लियस एंजाइम को खर्च करोगे, न्यूक्लियस एंजाइम। और न्यूक्लियस में भी मैं अभी बात किसकी कर रहा हूँ? डीएनएज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डीएनए को ब्रेक करना है। तो तुम क्या देखोगे कि यहाँ यहाँ ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है ना, सब सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ना मोतियों का झुंड बन जाएगा, मोती जैसा स्ट्रक्चर का झुंड बन जाएगा। ये मोती नहीं है, इसको मत पहन लेना माला बना के। मोती नहीं है, ये क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड से एक सिंगल क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए या न्यूक्लिक एसिड, या फिर हम कहते हैं ना बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लेकिन हम इसको भी अब तोड़ सकते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को भी हम तोड़ सकते हैं। और यूसुफ वसुफ से मुलाकात होती है तुम लोग की? यूसुफ वगैरह से? हाँ? अच्छा। अरे अभी तो खैर बिजी भी होगा, और जैसे भी इस, अभी तुम भी बिजी रहो। अगर तुमको वहां तक जाना है तो तुम भी बिजी रहो। क्या हुआ? टेंशन में तुम क्यों आ गए? कैसे गलत हो गया क्या?
देखो, मेहनत ज़्यादा करना, कोशिश पैरामेडिकल से ज़्यादा करना। बहुत सारे लड़के हैं ना पैरामेडिकल कर रहे हैं, बातचीत होते हैं ना, वो फिर दोबारा से तैयारी नीट का कर रहे हैं, तो कुछ बात होगी। देखो, मुझे उसका एक्चुअल फील नहीं। मैं देखता हूँ कि कुछ पैसे भी सही कमाते हैं, बाहर वगैरह जाते तो, लेकिन उसकी बात नहीं है, कुछ और होगी बात। शायद रेस्पेक्ट की कुछ मसला है, जिसकी वजह से जितने भी पैरामेडिकल वाले हैं ना, उससे आगे बढ़ने की यानी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हारे पास अभी 6 महीने का टाइम है, तब क्यों ना थोड़ा दम लगाया जाए। तो दूसरे काम में नहीं ले, ठीक है, मोबाइल तुम्हारा अच्छा है, मज़ा आता होगा उस पर देखने में, लेकिन तुम 6 महीने बाद भी तो देख सकोगे, तो भी मज़ा ही आएगा। 6 महीने में पुराना थोड़ी ना हो जाएगा ज़्यादा। अभी तुम जमा करवा दो मेरे पास कुछ ढंग का कर लोगे, नहीं टारगेट अभी बड़ा रख के कुछ ढंग का कर लोगे, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लोगे और कहोगे कि यार बेसिक ठीक नहीं है, ये वो जो भी है तुम्हारा अपना दलील होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या ही लगा है, कहीं लग गया तो ऐसा हुआ कि तुमने बहुत अच्छे से हार्डवर्क किया, 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, जैसे कि बायो और केमिस्ट्री, 500 नंबर बन सकते हैं। फिजिक्स 0 थोड़ी ना करोगे, 20-30 नंबर का करोगे, 500 नंबर बन सकते हैं। 500 नंबर बढ़ जाएंगे, इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह पे चांस मिल सकता है। बीएमएस बीएमएस कई सारे इसके इस तरह का ना डिग्री, डॉक्टर नाम के आगे लग जाएगा तो सही रहेगा। डॉक्टर 3 ही लोग अब नाम के आगे लगा सकते हैं, बीएमएस से, मतलब ये वाले बीएमएस से वाले, और एमबीबीएस और बीडीएस वाले ही लगा सकते हैं। अब पीएचडी वाले भी डॉक्टर नहीं लगाएंगे, उनसे हटा लिया जाएगा नाम। अब जो है सो है। आगे गवर्नमेंट एक दिखा, अखबार में लिखा हुआ था ये बात, अब कितना फेक कितना वो नहीं, कि अखबार वाले हैं ना तो आजकल झूठ भी बोल देते हैं, कुछ पता नहीं है। तो ऐसा हो रहा है, तो फिर मेरा नाम से कोई मतलब नहीं है कि डॉक्टर लगा है कि नहीं लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल रहा है। खैर, वो अपनी अपनी चॉइस है, तुम लोकल भी तो हो, तुम्हारा काम बहुत आराम से मिल जाएगा। बाहर वाले बच्चे जो होते हैं, दूर से आके रह रहे होते हैं, वो सोचते यार इसमें काम नहीं चल पाएगा। चलो कोई बात नहीं। बेसिक यूनिट देखो, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को अंदर तुम जाके देखोगे तो ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर तुम्हें कुछ चीज़ें मिलती है, और ये क्या चीज़ें होती है। एक चीज़ें तो होती है कि इसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, शुगर होगा, शुगर होगा। और ये शुगर 2 तरीके का हो सकता है, राइबोज शुगर भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। शुगर 2 तरीके का होता है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। बाकी नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेसेस है, ये एन कंटेनिंग कंपाउंड है, एन कंटेनिंग कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक है और एन कंटेनिंग कंपाउंड है नाइट्रोजनस बेसिस। और तीसरा चीज होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट भी है इसके अंदर। और एक बात रखना कि डीएनए की यानी डीएनए की बैकबोन जो है शुगर और फॉस्फेट तैयार करता है। ऐसा एनसीईआरटी हमसे बार बार बोलता है कि डीएनए की जो बैकबोन है, डीएनए की जो बैकबोन है, बैकबोन है डीएनए की, ओ माय गॉड, डीएनए की जो बैकबोन है, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए, उसमें 2 चीजें मौजूद है, मैड अप ऑफ, मैड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट से बना हुआ है, शुगर प्लस फॉस्फेट से बना हुआ है बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए की बैकबोन जो है शुगर प्लस फॉस्फेट से बना हुआ है, शुगर प्लस फॉस्फेट से बना हुआ है। सबसे पहले हम शुगर के बारे में बात कर लेते हैं कि शुगर कितना है, तो 2 तरीके का है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर है और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, 2 तरह के शुगर है। सबसे पहले हमें शुगर के बारे में बात कर लेते हैं, ये दोनों शुगर के बारे में हम काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिखते रहो, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ।
तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है शुगर, और शुगर में हमें कई नाम मिल रहे हैं, राइबोज शुगर एंड डिऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर एंड डिऑक्सी राइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है, जो राइबोज शुगर है उसके अंदर का पहले फार्मूला देखो, ये है फार्मूला। 5 कार्बन का ये कंपाउंड होते हैं राइबोज। राइबोज किस में आता है? तो अल्डोज शुगर में आता है। 5 कार्बन का ये अल्डोज शुगर है, अल्डोज शुगर कहलाते हैं। अल्डोज शुगर, अल्डोज शुगर विद 5 कार्बन, 5 कार्बन का अल्डोज शुगर है। तो फार्मूले में दोनों में क्या लगेगा? C5 दोनों में लगेगा, H10 होगा, और O5 ऊपर वाले में है, CH10, O4 नीचे वाले में। एक ऑक्सीजन यहाँ कम है इसलिए डीऑक्सी नाम है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो ये राइबोज शुगर है जिसके अंदर आपको 5 कार्बन दिखाई दे रहा है। ये भी अल्डोज है, ये भी अल्डोज है। रिंग, दोनों के अंदर जो रिंग है ना, उस रिंग को हम फ्योरान रिंग कहेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रिंग के अंदर 4 ही कार्बन होते हैं, वो चाहे ये वाले हो, राइबोज वाले हो, चाहे वो आगे की फ्रुक्टोज वाली बात हो, रिंग के अंदर यानी इधर इधर 4 कार्बन मिलते हैं। तो 4 कार्बन, रिंग में 4 कार्बन है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, और ऐसे रिंग को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी कहेंगे। हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी कहेंगे हम इसको, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी बोलेंगे हम इसको। भाई क्यों बोलेंगे? तो अब देखो क्यों बोलेंगे हम हेट्रोसाइक्लिक। तो मैं अगर बनाऊं तुम्हारे सामने, मैं अगर बनाऊं तुम्हारे सामने एक राइबोज शुगर को, तो तुम देखो हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं। ये देखो ऑक्सीजन है और कार्बन आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। दो अलग रिंग के अंदर दो अलग अलग तरीके का अगर एलिमेंट्स मिले हुए हैं, हेट्रो टाइप के एलिमेंट मिले हुए हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक तो बोलना पड़ेगा। हेट्रोसाइक्लिक, 4 ही कार्बन है रिंग में, 1 ऑक्सीजन है, तो हम इसको फ्योरान रिंग भी बोल रहे हैं। और तुम देखोगे इसके यहाँ पे OH है और यहाँ H है, यहाँ H OH, और यहाँ पे भी H ऊपर OH नीचे है, और यहाँ जो है H है और यहाँ CH2OH है। टोटल 5 कार्बन हो जाए रिंग में तो हो रहा है 4 कार्बन, 1 2 3 4, लेकिन ओवरऑल 5 कार्बन हो जा रहा है। तो टोटल 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। सर ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिंग के अंदर 1 ऑक्सीजन है। 5 कार्बन है, देखो ऑक्सीजन तो आ रही है बहुत सारे। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी, O भी कितना है? 5 है, 5 O है, 50 नहीं है, 5 O है, O ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइबोज, इसको हम बोल रहे हैं राइबोज शुगर। ये राइबोज है हमारा, ये हमारा राइबोज है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो C5H10O5, C5H10O5। ये इसके अंदर डीऑक्सीजनेशन होगा, डीऑक्सीजनेशन होगा, इसके अंदर डीऑक्सीजनेशन होगा। डीऑक्सीजनेशन होगा तो मतलब क्या? ऑक्सीजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको डीऑक्सीजनेशन कहते हैं। ऑक्सीजन कहां से? तो ये सेकंड कार्बन से, एट सेकंड कार्बन, ये जो सेकंड कार्बन है वहां से, यानी यहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा। अब देखो कैसा कंपाउंड ये बना हुआ रहेगा। OH ऊपर है, H नीचे है, यहाँ H ऊपर था, OH नीचे था, तो अब नीचे खाली H ही बचेगा, और यहाँ पे H OH, बाकी सब वही रहेगा। इसका नाम है
डिऑक्सीराइबोज। तो राइबोज से ही डिऑक्सीराइबोज बनता है। राइबोज आरएनए में पाया जाता है और डिऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है डीएनए में पाया जाता है। ये डीएनए में होता है, प्रेजेंट इन डीएनए, प्रेजेंट इन डीएनए, ये डीएनए में पाया जाता है और ये जो है आरएनए में पाया जाता है, प्रेजेंट इन आरएनए, प्रेजेंट इन आरएनए। दो तरह की ये शुगर है, इसमें कितने कार्बन है इसका फार्मूला तुम लिखोगे तो क्या आ रहा है, पहले भी बताया C5, 5 कार्बन तो है ही, C5H10O4। तो यह शुगर खत्म हो गया। अब नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट को बनाना नहीं है लेकिन फॉस्फेट को जोड़ना तो है, सीखना है। अब इसमें बच रहा हमारा नाइट्रोजनस बेस, सबको मिला के न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड बना के फिर हमें डाई न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो इसी के टॉपिक बचे हुए हैं अपने पास। चलो तो हम यही रहने देते हैं और कल इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं आराम से। फिर मंडे से इसी से कनेक्टेड चैप्टर है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसको शुरू करते हैं। सो आप पढ़ाई कीजिए, याद कीजिए, खुश रहिए और रोते रहिए।